गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग सिलेबस शुरू कर रहे हैं। ये बैच टाइम 10 से 11 है आप लोग का ना। तो जो भी स्टूडेंट अगर 10 से 11 वाले होंगे उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी देख सकें। ऐसे आज तो कम से कम आप सभी लोग इस वीडियो को अपने अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल के जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी वो देखेंगे कम से कम, और सब जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर ले क्योंकि अब सिलेबस शुरू हो गया। तो इसमें फिर ठीक है, चलिए अब एक हेडिंग डाल देंगे आप लोग। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, पहले एक छोटा सा हम लोग यूनिट लिख लिया जाए। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट से पढ़ना। यूनिट का नाम क्या है, यूनिट क्या है हम लोग का? यूनिट 1। देखिए बहुत बच्चों को ये पता रहता है, अगर कोई उनसे पूछता है कि अभी चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है तो बताते हैं पहला चैप्टर चल रहा है या फिर दूसरा बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ऐसे नहीं बताना चाहिए। चैप्टर जब भी अगर आपसे पूछा जा रहा हो तो चैप्टर के नाम के साथ आप बताइए कि सर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाई हो रहा है, जो इकाई नंबर 1 के अंतर्गत आता है, यानी यूनिट 1 में आता है। और सर यूनिट 1 में टोटल चैप्टर की संख्या इतनी है, इस तरह से। अब देखिए यूनिट 1 का नाम क्या है आपका, बोलिए। डाइवर्सिटी ने आप पहला देखिएगा, द लिविंग वर्ल्ड वो चैप्टर हो गया। आइए बुक बताते हैं। देखिए ये चैप्टर आपका है, द लिविंग वर्ल्ड जो है ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। अच्छा, इसका जो आप यूनिट जो देखिएगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देखिए इकाई 1 लिखा हुआ है, इकाई 1। तो इकाई 1 में, यूनिट 1 में आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और टोटल इसमें इकाई आपका टोटल कितना होगा? टोटल 5 यूनिट पढ़ना है आपको। टोटल 5 यूनिट आपको इस चैप्टर में पढ़ना, इस बुक में पढ़ना है। 5 यूनिट इसमें और 5 यूनिट आपको 12 में पढ़ना होता है। तो टोटल आपका 10 यूनिट हुआ, और 10 यूनिट मिलाकर मतलब कि 5 यूनिट यहाँ से और 5 यूनिट वहाँ से, टोटल 10 यूनिट से मिलाकर ही 360 क्वेश्चन, 360 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। यानी 180 क्वेश्चन जो है ये आपका केवल अकेले 11th और 180 12 का होगा। 12 में चैप्टर 11th के तुलना में कम है, तो हो सकता है कि इसमें 11th से ही क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ जाए, लेकिन जेनेटिक्स का जो पोर्शन है आपका 12 में वही मेन होता है। जेनेटिक्स से क्वेश्चन 20-22 के संख्या में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये लीजिएगा। सबसे पहले यूनिट 1 है हम लोग का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपके पास बुक होगा हिंदी वाला तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा? जीव जगत में विविधताएं। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ होगा जीव जगत में विभिन्नताएं या विविधताएं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब होता है बाबू हमारे आसपास में जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं उन सबको हम लोग डाइवर्सिटी उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। यानी कि ये हमारा विविधता हो गया, जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ मौजूद हैं, इसलिए उनको विविधता कहा जाता है, डाइवर्सिटी बोला जाता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग का मतलब होता है सजीव और वर्ल्ड मतलब होता है विश्व यानी कि जगत। इसका मतलब होता है जीव यानी सजीव जगत या जीव जगत में विविधताएं। जीव जगत में विविधताएं का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी जीव हैं, हम यहाँ क्या डाइवर्सिटी इसको बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे सब के सब एक ही प्रजाति के जीव दिख रहे हैं, तो ये डाइवर्सिटी नहीं होगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है यहीं पे मान लीजिए कोई बानर रहता, बानर मतलब मंकी कोई होता, अब आप में से नहीं मतलब कोई अलग से बैठा हुआ रहता है, ऐसा नहीं सोचिएगा। तो मान लीजिए कोई अगर इसमें मंकी रहे, एक गाय की प्रजाति हो जाए, बैल की प्रजाति हो जाए, मान लीजिए घोड़े की प्रजाति हो जाए। ठीक है, अब आप लोग कहीं इंडिकेट कर रहे हैं जैसे ऐसे जैसे जैसे हम नाम रख रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं सर ये है वो है। ठीक है, तो मान लीजिए कि भैंस की प्रजाति कोई हो जाए। ठीक है, तो अलग अलग जीवों की प्रजातियां अगर एक जगह, कुछ पौधे भी उसमें हो जाए, कुछ सूक्ष्म जीव भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो, जैसे बैक्टीरिया, तो भाई वो तो हर जगह रहता है। बैक्टीरिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया जरूर गया है कि बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि जीवाणु जो भी होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जगहों पर पाए जाते हैं।
तो जब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, चाहे उसमें सूक्ष्म जीव हो, पेड़ पौधे हो या एनिमल्स हो, जंतु हो, सबको जब एक जगह मिलाई जाती है, जब एक जगह रखी जाती है, तो वो बनता है डाइवर्सिटी। और वो डाइवर्सिटी जो होगा वो सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। तो वही बोला गया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। आप एक हेडिंग डालेंगे, जीव जगत में विविधता लिख लेंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता। अब चाहिए आप लोग को बुक लेना पड़ेगा, एनसीईआरटी का बुक। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है बाबू, बुक एकदम जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपको एनसीईआरटी लेना होगा। ये जो है सुबह और शाम इसका सेवन करना है, ठीक है। खाने के बाद भी या खाने के पहले भी, ये दोनों बार। सोने के पहले भी इसका उपयोग करना है, सोने के बाद इसका उपयोग बंद कर दीजिएगा। तो एनसीईआरटी बुक जो एकदम नेसेसरी है, इसको आप अपने पेरेंट्स के तरह मानना है। ये हमारे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं। अब माता पिता के हर बातों को मानना चाहिए। तो आज के बाद से कसम खा लीजिए कि एनसीईआरटी अगर सही कहेगा तो वो सही है, गलत कहेगा तो वही सही है। अगर एनसीईआरटी बोलेगा कि बाबू हमारे पास 2 ही दांत होते हैं, तो मानना है 2 ही दांत होते हैं। अगर 3 दांत आप मान रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। बस समझ में? हाँ, 3 दांत मानने वाले आप बहुत बुद्धिमान नहीं कहलाइएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी जो भी लिखा हुआ है, एनटीए वाला कसम खा लिया है कि हम नीट का जो भी क्वेश्चन देंगे वो वही क्वेश्चन देंगे, वही लाइन उठाएंगे जो एनसीईआरटी लिखा है, चाहे वो सही हो या गलत। ऐसे होते आ रहा है। अब हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो उस समय में स्टोमैक, आमाशय के 3-4 भाग होते थे। ऐसा नहीं है कि आमाशय का भाग एगो एक्स्ट्रा नया में जुड़ गया, नया इवोल्यूशन हो गया, मतलब नया विकास हो गया, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी जब पढ़ रहे थे ना, तो हमारे टीचर जब पढ़ाते थे तो बोलते थे बाबू स्टोमैक 4 पार्ट में बटा हुआ है, आमाशय के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? कार्डियक, पढ़े आप लोग, फंडस, पाइलोरिक, देखिए कार्डियक, फंडस अब पाइलोरिक, आप लोग पहले से 3 को पढ़े होइएगा। लेकिन इसमें 3 नहीं 4 होता है। हम लोग भी एनसीईआरटी में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, एलएन में जब पढ़े थे, तो उस समय में भी हम लोग को यही पढ़ाया गया था कि आमाशय 3 पार्ट में ही बटा हुआ है। साइड में सर गोला एक भरवा के लिखवाए थे, उसमें बोले थे कि नहीं बाबू आमाशय 4 पार्ट में भी बटा है, लेकिन किसी को कहना नहीं है, चुपचाप लिख लीजिए, साइडे में लिखिएगा और वहां लिख दीजिएगा खाली नॉलेज के लिए, मतलब के लिए नहीं है वो, मतलब के लिए 3 को पार्ट है। लेकिन बाद में वो समय जैसे जैसे बीतता चला गया, एनसीईआरटी अपने आप को अपडेट हुआ और वो डाल दिया कि ये स्टोमैक का 4 पार्ट होता है। तो जब तक वो 3 दे रहा था, नीट का क्वेश्चन भी पूछा गया है तो उसमें 3 क्वेश्चन को टिक आउट, 3 ऑप्शन को टिक आउट किया गया था। 3 मतलब कि कितने पार्ट होते हैं स्टोमैक के? तो 3 पार्ट। लेकिन जब हम लोग भी एग्जाम दिए थे, नीट का क्वेश्चन भी है ये, एआईपीएमटी का ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का एक एग्जाम, जो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टोमैक का कितने पार्ट होता है। तो हम लोग उस समय में 3 मारे थे, लेकिन अभी आप 3 मारिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी उसी को अब अपडेट कर दिया है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और तब पाइलोरिक, 4 को पार्ट में बांटा हुआ है। बस समझ में आया? तो अब जैसे जैसे वो एनसीईआरटी अपडेट करेगा वैसे ही हम लोग को चलना है। तो सबसे पहली बात कि आपको ये बुक जो लेना है भाई, इसमें एनसीईआरटी बुक है, इसको अपना पेरेंट्स मानना है, माता पिता। ये जो बोले वही सही है। इनका साथ अगर छोड़िएगा तो ये दुनिया में कोई नहीं है जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सके। यानी साइड बुक, एक्स्ट्रा बुक पढ़ के आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जाइएगा। एक्स्ट्रा बुक पढ़ के आप टीचर जरूर बन सकते हैं, अच्छा नॉलेज आपको जरूर होगा, लेकिन डॉक्टर वाला नॉलेज, डॉक्टर नहीं बनिएगा, नीट आपसे नहीं निकलेगा। क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन। इसीलिए हम लोग को इसमें स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। 2 बुक हमारे पास में है, बस उतना ही बुक को हम पढ़ें। एक्स्ट्रा दिनेश का, बहुत लोग प्रदीप पब्लिकेशन, दिनेश पब्लिकेशन और यहन पब्लिकेशन, तो ये आप आकाश का, गोपाल का, ठीक है, ये सबको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये सब सिर्फ एनसीईआरटी। और दूसरी बात, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है। उसके बाद बस एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं,
नीट का कितना परसेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, या फिर सर ने जो भी पढ़ाया है, सर बोले थे कि बाबू हम जो पढ़ाते हैं उसी से नीट का क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाता है, तो उसको जांचने के लिए और अपने आप को इनहेंस करने के लिए, अपने आप के इंक्रीजमेंट के लिए, दूसरी बात की सेल्फ मोटिवेशन के लिए, अब आप क्यों पढ़ रहे हैं बायोलॉजी? सर हमको नीट का एग्जाम क्रैक करना है। हर बच्चे का यही सोच होता है कि सर हमको नीट का एग्जाम क्रैक करना है, जिसके कारण हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहले क्या जरूरी है? सर नीट का क्वेश्चन सॉल्व होना। जब हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, सर आप 4 चैप्टर तक कंप्लीट करा दीजिए, 4 चैप्टर में से चारों वो क्वेश्चन हमसे नीट का नहीं हिला, आई आप हमको सपना दिखाइए कि डॉक्टर बना देंगे, तो कभी संभव है? कभी। तो सर ये हम कैसे पता लगाएंगे कि आपके पढ़ाने के बाद नीट का क्वेश्चन आपके टॉपिक से, आपके कॉपी से ही बने, आपके नोट से बने? तो उसके लिए बाबू आपको एक नीट का क्वेश्चन बैंक लेना होगा। नीट का क्वेश्चन बैंक लेना होगा। आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। नीट का ये जो क्वेश्चन बैंक है आपका हो सकता है और ये हंत आपको अच्छा लगे, या फिर एमटीजी अच्छा लगे, या फिर आपको दिशा का अच्छा लगे। हमको तो कोई इसमें फायदा नहीं देते हैं, तो हमें स्पेशली किसी का नाम ये मत सोचिएगा कि अगर ले रहे हैं किसी एक का नाम लेंगे तो आपको लगेगा कि हम बुक वाले शायद कमीशन देते हैं, तो इसलिए 2-3 नाम आपको दे दिए। पब्लिकेशन कोई भी हो, क्वेश्चन वही होता है जो नीट में पूछा हुआ होता है, तो पब्लिकेशन को भी लेके कंफ्यूज नहीं होना है। जो मिले, जो सस्ता बढ़िया अच्छा मिले वो ले लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में ही लीजिएगा। जो अगर आपके पास हिंदी में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश का दिक्कत है, तो उसके लिए हम हैं। जैसे जैसे चैप्टर और टॉपिक पढ़ाते चलेंगे, सारा इंग्लिश जो है अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 बुक आपको ले लेना है, एनसीईआरटी और नीट का क्वेश्चन बैंक। नीट का क्वेश्चन बैंक यानी जो नीट का एग्जाम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होता है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर भरिएगा ना, तो उस समय में मीडियम हिंदी डाल दीजिएगा। हिंदी डालिएगा तो आपको इंग्लिश भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगा। तो इंग्लिश और हिंदी, अभी आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आगे चल के अगर कोई वर्ड नहीं एग्जाम में समझ में आए तो उसके लिए भी नहीं घबराना है, क्योंकि उसके साथ में हिंदियों का क्वेश्चन रहता है। एकदम बिल्कुल आप फ्रैंकली तरीके से नीट की तैयारी करें एकदम बढ़िया से। इससे अच्छा और कोई एग्जाम इतना इजी वे में नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब समझिए कि यूपीएससी की तैयारी जो है ना, आप पूरे एमबीबीएस में 5 साल जो पढ़ाई करते हैं, 5 साल पूरे एमबीबीएस जो करते हैं, वो 5 साल की पढ़ाई के बराबर यूपीएससी के कंपटीशन की केवल तैयारी होती है। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन बहुत इजी है, यहाँ का कंपटीशन बहुत आसान है बाबू। 28 लाख बच्चे मात्र बैठते हैं एग्जाम में, जिसमें से आपको तो एक ना सीट चाहिए। लाखों सीट है, लगभग 1 लाख के बराबर में सीट है, लेकिन आपको तो एक ही सीट से ना मतलब है, बाकी सीट से क्या मतलब है? आपको पता है कि इंसान की जो जन्म हुआ है, इंसान के जन्म के लिए एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन, 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार में पास किए होते हैं। 20 से 30 करोड़ स्पर्म के जाने के बाद, यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म गया होगा। भाई यहाँ तो हमारी कंपटीशन बहुत कम लोग के बीच हो रही है, 28 लाख। वहां तो 20 से 30 करोड़ के बीच कंपटीशन थी। उस समय में हम लोग जीते, तब हमारी जन्म हुई। आपको पता है 20 से 30 करोड़ स्पर्म गया, और उसमें से ऑप्शन यही था, सीट कै को था? मात्र एक सिंगल सीट था। और उसके लिए कंपटीशन कितने लोगों के बीच की थी? 20 से 30 करोड़ के बीचों की। तब उसमें से सबसे पहला स्पर्म जो पहुंचा होगा ओवम के पास में, अंडाणु के पास में, तब वो स्पर्म और ओवम के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। और उस निषेचन के पश्चात जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, और जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है, भ्रूण। 9 महीने तक जो गर्भाशय के अंदर पल कर बड़ा होता है, और तब एक संतान के रूप में वो बाहर आता है, और तब जाके ये संतान इस ह्यूमन मनुष्य रूपी एक मतलब मनुष्य का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। तो सोचिए कि उतना बड़ा कंपटीशन अगर फाइट करके जहां सीट एक था आप निकल सकते हैं, तो नीट कौन क्या औकात है इसकी। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि आपको कॉल करके बोलना पड़े नीट वाला को भाई थोड़ा अपनी औकात को बढ़ा लो, थोड़ा और औकात बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में। पूछिएगा 12 वाला स्टूडेंट से, वो सब यही बात कहता है, सर कोई औकाते का नहीं है, एकदम कोई लेवल का ही नहीं है। तो इसलिए पहले हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि खुद को सेल्फ मोटिवेट हो जाइए। अपने बीच एक सनक होनी चाहिए, क्लास रेगुलर आपको करनी है, क्लास कोई भी अपसेंट नहीं करना होगा, रेगुलर आप क्लास करिए। कुछ नहीं है भाई, आप यहीं से नीट निकाल लीजिएगा। और हम ये बात आपको बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं कोटा, पटना, आकाश, पाताल
ठीक है, या कोटा लोटा इस सब में जाएं तो बाबू इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले जरूरी है कि आपको अपनी खुद का मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेट होना। एक दिन के लिए कोई मोटिवेशन का वीडियो देख के लोग हमेशा के लिए मोटिवेट नहीं रहता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड अगर डेली हो तो आप डेली का डेली अच्छा से पढ़ाई करिएगा। तो ये जरूरी है, और पूरे के पूरे आज लगन के साथ हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। एक अच्छा नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स बनेगा, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एनसीईआरटी और नीट का क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है, बस हो गया। अब आइए बाबू, हम लोग का इकाई जो है 1 नंबर यूनिट है, पहला यूनिट से शुरू कर रहे हैं। यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। अब जीव जगत में विविधता के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम लोग को चैप्टर मिलता है कितना, 4 चैप्टर मिलता है। जैसे सबसे पहले ये बाबू आपका सप्लीमेंट्री है, यानी ये इसको फूड सप्लीमेंट्री समझिएगा। फूड सप्लीमेंट्री मतलब होता है भोजन संपूरक। सप्लीमेंट्री का उपयोग नहीं करता है, जैसे देखिएगा जिम में लोग जाता है तो पहले पाउडर घोर के पीता है तब जिम करता है, तो उसी तरह नीट के एग्जाम में जाने के लिए जो सप्लीमेंट्री आपको दिया जाता है ये यही है बाबू। ये बीकोसूल से कम नहीं है जो आपको एनर्जी देगा, इसलिए यार इसका सेवन एकदम करना है। अब देखिए चैप्टर 1, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है जीव जगत। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं, लिखते चलिए। उसके बाद है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सब नाम एकदम याद रहना चाहिए। चैप्टर आपका पूरा याद हो नहीं हो वो अलग मैटर है, नामों याद रहेगा तब सामने वाला समझेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। पहला दूसरा चैप्टर इस तरह नहीं बोलना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं जैविक वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हिंदी में बोलते हैं पादप, और किंगडम मतलब होता है जगत, पादप जगत। प्लांट मतलब पादप यानी पौधा। और चैप्टर, और फिर आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में आपको क्या पढ़ना है, एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम का मतलब होता है जंतु जगत। जंतु जगत। हो गया। अगर लिख लिए होंगे तो आप द लिविंग वर्ल्ड हेडिंग डालेंगे, और द लिविंग वर्ल्ड हेडिंग डाल के तब आगे हम लोग चैप्टर 1 से आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे इस पूरे चैप्टर की जो वैल्यूएशन है, मतलब इस पूरे इकाई की जो वैल्यूएशन है, इस पूरे यूनिट से टोटल नीट में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं याद रखेंगे, 12 से 14 क्वेश्चन होता है नीट में बाबू। इस पूरे चैप्टर से पूरे 4 चैप्टर मिलाकर मात्र 12 से 14 क्वेश्चन। नीट का एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 से 14 क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर। आपको पता है, आप पूरे ऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा, पूरे फिजिकल पढ़ लीजिएगा ना,
तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री से 14 को क्वेश्चन रहता है। ठीक है। अ, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन रहता है। तो सोचिए कि आपको एक इकाई से ही 14 से 12 से 14 क्वेश्चन के लिए, एक इकाई है केवल बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का डिमांड बहुत ज़्यादा है बाबू। बायोलॉजी में कुछ कुछ ऐसा चैप्टर आपको मिलेगा जो 20 क्वेश्चन के लिए जाना जाता है। कुछ वैसा इकाई मिलेगा जो अकेले 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन होता है। कुछ वैसा चैप्टर मिलेगा जिससे अकेले 12 को क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। तो इसीलिए उतना जो है आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के उतना मार्क्स को नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जितना आप बायोलॉजी से प्राप्त करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाया जाए। अब अजय बाबू नेक्स्ट टॉपिक पे, अब आप हेडिंग डालेंगे द लिविंग वर्ल्ड। अब आपका चैप्टर 1 से शुरू किया जाएगा। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है जीव जगत। ठीक है, जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, ये अब जीव जगत के बारे में हम लोग पहले समझ लिया जाए। जीव जगत क्या है? अब नाम से ही ऐसा लग रहा है द लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है इसमें हम लोग को केवल सजीवों के बारे में, तो जीवों के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो हम जितना भी बायोलॉजी जो भी पढ़ेंगे, हम पहले ही आपको बताए हुए थे बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोस और लोगोस। बायोस यानी बायो, यानी उसको हम लोग बोलते हैं सजीव, लिविंग, और ये लोगोस यानी लॉजी यानी स्टडी करना, अध्ययन करना। तो बायोलॉजी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सजीवों का यानी लिविंग थिंग्स का ही अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम सिर्फ सजीवों का यानी कि लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो इसलिए ऐसे तो पूरे चैप्टर में हम लोग पूरे बायोलॉजी में ही सजीव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में पहला चैप्टर है, तो इसमें पहले हम लोग को पढ़ना होता है लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव यानी जीव जगत के बारे में। अब जीव जगत का क्या क्या गुण है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझने के लिए पहले जानेंगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सजीवों का गुण। सबसे पहला बात हम लोग करेंगे सजीवों का क्या गुण है। ठीक है, सजीवों का गुण। अब बताएंगे आप सजीवों का क्या क्या गुण है। तो सबसे पहली बात सजीव के गुण में पहले आपको कैरेक्टर लिख देना है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टर को हिंदी में कहते हैं गुण, यानी सजीवों का गुण। सबसे पहला कैरेक्टर जो है सजीव का क्या होता है जी? सबसे पहले ग्रोथ करना यानी वृद्धि। जितना भी सजीव है बाबू ये सब के सब ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है कि नहीं? हम लोग में वृद्धि हुआ है कि नहीं? तो इसको ग्रोथ बोलते हैं, यानी सजीवों में ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। अच्छा, जितने भी सजीव हैं सब में जनन भी होता है बाबू, रिप्रोडक्शन भी होता है। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन या प्रजनन, यानी अपने समान संतान को उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। ठीक है, तीसरे नंबर में जितने भी सजीव है ना उन सभी में मेटाबॉलिज्म भी होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचयन। उपापचयन का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो लोग बेसिक हमारे यहाँ पढ़े हुए होंगे एकदम श्योर है कि उनको जो चीजें हम बोलेंगे पहले से बोलिएगा सर हम लोग पढ़े हैं, मतलब हर पॉइंट को आप लोगों को आगे आपके आगे से गुजारा गया है। बेसिक में ही आप लोग से नीट का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। कुछ कुछ टॉपिक है इतना पढ़ा दिए हैं बेसिक में कि उतना ही में आपका स्वाहा हो गया है, उससे ज्यादा नीट की औकात ही नहीं है क्वेश्चन पूछने का। लेकिन जिनका छूटा हुआ है बेसिक, आप लोग 11 से 12 में आके दिन में अपना बैकअप कर लीजिए। 11, 15, 20 से पढ़ाएंगे तो उस समय आ जाइए, या फिर शाम को 6 से 7 में आकर बैकअप कर लीजिए। अगर नहीं आ सकते हैं तो रात में 8 बजे आप लोग का लाइव क्लास चलता है 11th का बेसिक का, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए। तो सजीवों का गुण में सबसे पहला गुण सर ग्रोथ होगा, यानी कि जनन वृद्धि होगा, वृद्धि।
रिप्रोडक्शन यानी जनन होगा, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयन होगा, और उसके बाद जितने भी सजीव हैं सब के सब कॉन्सियसनेस कर सकते हैं। कॉन्सियसनेस सब में होता है। कॉन्सियसनेस को हिंदी में बोलते हैं चेतना, ठीक है। और चेतना का मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि जीवों का वैसा गुण जिसके द्वारा वो अपने आसपास में होने वाले बदलावों को महसूस कर सकते हो तथा उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हो, तो उसे कॉन्सियसनेस यानी चेतना कहा जाता है। चेतना का एक अच्छा एग्जाम्पल है, किसी को आप एक तमाचा जैसे ही लगाइएगा, ऐसा ऐसा होता है कभी आप किसी को एक तमाचा लगा दिए, तब कोई दूसरा आता है आके बताता है, ये भाई देखो ना तुमको एक तमाचा वो लगा के गया है। अच्छा एक तमाचा लगा, रुको रुको पकड़ते हैं तब मारिएगा। ऐसा तो नहीं होता है। जैसा ही एक तमाचा लगाया तब तक आप दो तमाचा उसको जकड़ दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तमाचा लगते ही आपको महसूस हुआ, और जैसे ही आपने उसको पीटा, मतलब दो तमाचा लगाया, मतलब कि आपने उस अभिक्रिया की प्रतिक्रिया दी। मतलब आपने जो रिस्पांस जो आपको महसूस हुआ था, अब आप उसका आप रिस्पांस दिए अगला तमाशा देकर। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अब अपने बायोलॉजी के भाषा में इसको समझता है, चेतना का मतलब होता है जैसे आपको गर्मी महसूस हो रहा हो, गर्मी का समय आया, जैसे तापमान बढ़ा आपको तापमान महसूस होता है। तापमान महसूस होता है, आप जैकेट वैकेट जो पहने हुए होते हैं, मोफलर पहने हुए होते हैं, अब उस सबको 6 महीने के लिए फिर रख देते हैं, विराम देते हैं कि अब अगली शुरुआत अब यहाँ से होगा जिसमें छोटे कपड़े, पतले कपड़े, कम कपड़े पहनेंगे, ये सोचकर कि क्यों, क्योंकि अब जो है गर्मी का मौसम आ गया। तो यानी कि आपको गर्मी महसूस हुआ, महसूस करने के बाद आपने कपड़ा को जब हटाया, कम कपड़े किए, यानी तापमान आपका, पंखे को आपने चालू किया, आपको गर्मी महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि आप में चेतना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेन डेड वाले होते हैं, जो इससे पागल लोग जो होते हैं, गर्मी के दिन में देखिएगा तो जैकेट मिलेगा, जैकेट देखेगा वो उठा के पहन लेगा। ऐसा नहीं है कि उसके शरीर को महसूस नहीं हो रहा, महसूस तो हो रहा है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दर्शा सकता है क्योंकि उसके ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच रहे हैं। अरे आपको कभी कभी ऐसा महसूस हुआ होगा, कहीं हाथ कट गया, तो हाथ कटने के बाद आपको दर्द नहीं करता है, महसूस नहीं दिखा, नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब आप अचानक से ध्यान आपका गया, अरे खून आ रहा है, कैसे खून आ रहा है, लग रहा है कहीं कट गया है, दुख भी रहा है, और तब आपको दुखेगा, पहले से नहीं दुखता, ऐसा महसूस किए आप। यानी कि आपके ब्रेन तक वो मैसेज जाना चाहिए, आपको जो भी चीजें हो रहा है ब्रेन तक मैसेज जाएगा तब ये दर्द महसूस होगा। आपके ब्रेन तक अगर बार बार मैसेज चाहते रहे कि लग रहा है हमको कैंसर हो गया है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कैंसर जैसे, अगर आप डेली सोच रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे जैसे अगर सोचे डेली कि लग रहा है एड्स हो गया है, ठीक है, तो पता चलेगा बाबू 21 दिन तक अगर आप सोचे, आप 22वां दिन चेक कराएं तो कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलने वाला है उसमें। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचे कि लग रहा है एग्जाम में नहीं निकलेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका एग्जाम निकल जाए, आप फेले होइएगा, ठीक है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, चाहे आप जो सोचें। इसीलिए बोला जाता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए, निगेटिव चीजों को नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना, यानी कि अपने आसपास में होने वाले बदलावों को महसूस करना चेतना कहलाता है। बात समझ में आया? अपने आसपास के बदलावों को महसूस करना ही नहीं, महसूस करना तथा इनकी प्रतिक्रियाएं देना, मतलब उनके अनुकूल अपने आप में परिवर्तन लाना। जैसे मान लीजिए गर्मी लगी रहा है, जैकेट पहन के घूम रहे हैं, तब कहां से आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो उसको चेतना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको पेन चुभा दिया, तब पेन चुभोएगा तो आपको दिख ना जाएगा जी, तो आप देखिए ना, देखिए महसूस तो हो जाएगा ना, कोई पेन चुभोया, मतलब महसूस जो आप कर रहे हैं ये है सजीव का गुण। अब मान लीजिए निर्जीव को जाके मान लीजिए उस चेयर को 4 लाठी मारिए, 2 लाठी एक और मारिए, एक्स्ट्रा दीजिए उसको, दो बोनस में 6 लाठी, 6 लाठी मारिएगा तो क्या, 4 लाठी में नहीं बोल रहा था तो 2 लाठी और मारिएगा तो बोलेगा कुछ? हो नहीं बोलेगा। तोड़ भी दीजिएगा तो भी नहीं बोलेगा, लेकिन पैसा खत्म हो जाएगा, कंपनी का लॉस होगा, ठीक है, तो इसलिए नहीं तोड़ना है। तो इस तरह से ये बात समझ में आ गया कि सजीवों का गुण जो होता है सर, वृद्धि करना, जनन करना, उपापचयन और कॉन्सियसनेस चेतना, और उसके बाद लास्ट कैरेक्टर जो होता है ये होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं बाबू कोशिकीय संगठन। क्या बोलेंगे इसको? कोशिकीय
संगठन। ठीक है, कोशिकीय संगठन बोलने का मतलब होता है जिसमें कोशिकाएं आपस में संगठित होती है और संगठित होकर तब उसके बाद ये जीव का, ये शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गया सजीवों का गुण, इसको जरा नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब इसमें हम लोग सजीवों के गुण को एक बार एक एक करके पढ़ा जाएगा इसमें, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले डिटेल्स में पढ़ना था इसके बारे में, लेकिन अब एनसीईआरटी इसको हटा दिया है, ये पूरा टॉपिक हटा दिया है। लेकिन हम लोग को जहाँ तक इस चैप्टर को समझने की जो ज़रूरत है वो टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब इसमें सबसे पहले एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब पहले एक बार समझ लीजिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को, बाद में लिखिएगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, और बाबू डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है परिभाषित गुण। क्या बोलेंगे इसको? परिभाषित गुण बोला जाएगा इसे। परिभाषित गुण का मतलब होता है, यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है सजीवों का वैसा गुण विच इज नो एनी एक्सेप्शंस, यानी कि द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज नो एनी एक्सेप्शंस, यानी सजीवों का वैसा गुण जिसमें किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन यानी अपवाद नहीं हो। अच्छा अब सुनिएगा, अपवाद बोलने का मतलब होता है जैसे अगर हम बोलें कि सर सजीव का पहला गुण जो आप बताएं है वृद्धि, तो एक बच्चा इसमें से खड़ा होकर बोलता है सर सजीव जो होता है ना, सभी सजीवों में ही सॉरी वृद्धि जो होता है ये गुण सभी सजीवों का है, सभी सजीवों में वृद्धि होता है, और तब तक के लिए सभी सजीवों में होता है। मतलब अब तक आपको क्या पता चला है कि अच्छा इसका मतलब कि वृद्धि जो है सभी सजीव में ही केवल होगा, अपवाद नहीं आया। लेकिन एक बच्चा खड़ा होकर बोलेगा सर वृद्धि तो सजीव के साथ साथ निर्जीवों में भी ना होता है, तो हम बोलेंगे हाँ निर्जीव में भी होता है। तब इसका मतलब इसके साथ जुड़ गया क्या? अपवाद। तो इसको परिभाषित गुण कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, तब इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। तो परिभाषित गुण का मतलब होता है ना कि सजीवों का वैसा गुण या जीवों का वैसा गुण जिसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं हो। अगर अपवाद मतलब ना वाला बात आ गया तब कहाँ वो सजीव है, तब सॉरी वो परिभाषित गुण तब नहीं। उसी तरह बाबू आप आ जाइए रिप्रोडक्शन में, जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर रिप्रोडक्शन जो है ये सभी सजीवों में होता है, आज तक कोई निर्जीव को हम नहीं देखे जो जनन कर सकता है। ऐसा मान लीजिए ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये मोबाइल अपने समान एक दूसरे मोबाइल को उत्पन्न कर सके, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसका मतलब सब सर निर्जीवों में जनन नहीं होता है, सिर्फ सजीवों में होता है। तो ये तो बात सही है, सिर्फ सजीवों में जनन होता है। तो अब तक तो पता चला कि अच्छा चलिए सजीव जो यानी सजीवों का गुण मतलब ये परिभाषित गुण होगा जनन। लेकिन तब तक एक और बच्चा खड़ा होता है बोलता है सर सजीवों में तो जनन होता है, सिर्फ सजीव ही जनन कर सकते हैं, लेकिन सभी सजीव जनन नहीं कर सकते। जैसे तो बताता है सर ट्रेन में बजाने वाले ताली बजाने वाले इंसान यानी किन्नर जिसको कहते हैं, तो ये भी अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हाँ ट्रांसजेंडर बोलिए या फिर ये इनको आप बोल सकते हैं क्या, गे बोल सकते हैं, ये लोग अपने संतान को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से सुनिएगा। अब या स्टेराइल ह्यूमन कपल इसको कहते हैं। स्टेराइल मतलब होता है जो अपने संतान को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये भी तो सजीव ही है। अब म्यूल का नाम सुने होंगे आप लोग, खच्चड़ का। म्यूल जो होता है ये भी अपने संतान को उत्पन्न नहीं करता है। लाइगर का नाम आप लोग सुने होइएगा, लाइगर एक मूवी भी आया था अभी ना, लाइगर का नाम सुने होगा। लाइगर को हिंदी में बोलते हैं बब्बर शेर, ये भी अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसी तरह टाइगॉन का नाम आप लोग सुने होइएगा, टाइगॉन भी अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है।
उसी तरह हिमी का नाम सुने होइएगा, जो अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो सर ये सब तो सजीव ही है, लेकिन उसके बाद भी अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो अब आप कैसे कहिएगा कि सभी सजीवों में जनन होता है? तो इसका मतलब क्या सजीव को परिभाषित गुण कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर हाँ सॉरी, जनन को परिभाषित गुण कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर जनन सभी सजीवों में होता और सिर्फ सजीवों में होता, तब आप इस जनन को कहते कि ये परिभाषित गुण है। बात समझ में आया? परिभाषित गुण किसको कहते हैं? तो सजीवों का वैसा गुण जिसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं हो। जैसे अगर उपापचयन की बात करें, तो उपापचयन का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचयन कहलाता है। जितना भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, उन सभी को जब एक साथ आप मिला दीजिएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म हुआ है, यानी उपापचयन हुआ है। तो उपापचयन ऐसा कोई भी सजीव नहीं है जिसमें नहीं हो। और जिस दिन उपापचयन क्रिया होना बंद हो जाएगा, उस दिन इंसान की मृत्यु हो गई होगी, मतलब वो आदमी जिंदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मल मूत्र का त्याग करना उपापचयन क्रिया में आता है, सांस को लेना छोड़ना उपापचयन क्रिया में आता है, शरीर से पसीना का निकलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है जी। हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक रक्त को जाना, ऑक्सीजन को जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना, ठीक है, पाचन का होना, डाइजेशन पढ़े ना, डाइजेशन का होना, ये सब क्या है जी? हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया है। तो यानी कि सर मेटाबॉलिज्म को परिभाषित गुण कहेंगे। बात समझ में आ गया? काहे कि सभी सजीवों में होता है, किसी भी निर्जीव में नहीं होता है, और कोई ऐसा सजीव नहीं है जिसमें ये नहीं होता है, सब में होता है, इसीलिए इसको परिभाषित गुण कहा जाएगा सजीवों का। तो अब आइए पहले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक हेडिंग डालेंगे, अब इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। कैसे बोलेंगे? द कैरेक्टर्स ऑफ the characters of living organism, the characters of living organism which has no any exceptions, the characters of living organisms which has no any exceptions are called defining properties, are called defining property। यानी इसका मतलब हुआ सजीवों का वैसा गुण, सजीवों का वैसा गुण, सजीवों का वैसा गुण जिसमें जिसमें किसी भी प्रकार का, सजीवों का वैसा गुण जिसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं हो, अपवाद नहीं हो, सजीवों का वैसा गुण जिसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं हो, उसे परिभाषित गुण कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। तो सजीवों का वैसा गुण जिसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं हो, उसे परिभाषित गुण कहा जाता है। ऐ समझ में? सजीवों का वैसा गुण जिसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? परिभाषित गुण कहा जाता है। इसको उतार लेना है। अब ये बताना है कि सजीवों का परिभाषित गुण इसमें किसमें आपको मिला, ठीक है। अब कौन कौन सा गुण है? जैसे 5 गुण हम अभी आप लोग को लिखवाए हैं, इसमें से कितने गुण जो हैं कोई अपवाद में नहीं आते हैं, ठीक है। लिख लीजिए।
अब सीधा होके लिखिए। हेलो, आप सीधा होके लिखिए। देखिए गलत लिख रहे हैं, आगे बैठे हैं फिर भी गलत लिख रहे हैं। सजीव में आप सजी लिखे हैं, खाली वह नहीं दिए हैं, वह दीजिए उसमें। सजीव हिंदिया देखिए ना, सबसे नीचे जो लिखे हैं। ना तो वो तो लड़का ठीक लिख रहा है, वो लड़का तो ठीक लिख रहा है। आप बताइए, आगे बैठे हैं फिर भी गलत उतार रहे हैं। फ्रेश उतारिए तब ना समझ में बढ़िया से आएगा। और लिखावट को अपने बदलिए आप लोग, थोड़ा घर पे जो है ना लिखा करिए, घर पे लिखिएगा तब राइटिंग आप लोग का सुधरेगा। बहुत बच्चा राइटिंग उसका किरकिचा ही जैसा हो गया है। ठीक है, घर पे जितना लिखिएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बस समझ में आ रहा है? बार बार के मेहनत से यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग। भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार प्रयास करिएगा तब तो। अब यहाँ से ले जाके आपका असल बात यह है कि हैंड प्रैक्टिस छूट गया है लिखने वाला। ठीक है, लिखने वाला बात। ए बाबू हेलो, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ है आपको? अच्छा ठीक। नहीं, बच्चा बार बार मोबाइल लेके निकल रहा था, इसीलिए आज रोके हैं। लेकिन ये सजीवों का वैसा गुण जिसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं हो, उसे परिभाषित गुण कहा जाता है। अच्छा, अगर अपवाद आ जाएगा तो वो परिभाषित गुण नहीं है। अब आइए इसको हम लोग पहले एक बार देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए ग्रोथ को अगर हम बात करें, ग्रोथ का, वृद्धि का, तो वो वृद्धि जानते हैं क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज इन मास का मतलब होता है यानी द्रव्यमान में विकास। जैसे मान लीजिए कि अच्छा कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जब जन्म होता है तो मान लीजिए 2 kg का हुआ। जब उसका मास बढ़ गया, मास मतलब द्रव्यमान यानी भार, वजन, जब उसका 2 kg से बढ़ के 5 kg हो गया, तो अब आप क्या कहिएगा? वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाहिर सी बात है सर, 5 kg से वो बढ़ते बढ़ते 50 kg पे आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वृद्धि हुई, यानी ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान में वजन, सॉरी द्रव्यमान में वृद्धि, विकास, यानी कि वजन में विकास होना। द्रव्य ये क्या का है? द्रव्यमान में विकास होना यानी मास में विकास होना, वृद्धि होगा। और नहीं तो मान लीजिए जैसे अभी आप अकेले हैं, आपकी शादियां होगी, सालियां नहीं शादियां होगी। हाँ, तो शादियां होगी, शादी होने के बाद अब ये मत सोचिए शादियां सर प्लुरल में क्यों बोल रहे हैं, एक एक गो ना होगा। ठीक है भाई, एगो शादी होगा, तो उसके बाद आप 2 होंगे, 2 से आप 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, बस इतना ही तक रहना है। तो मान लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा कि आप 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, मतलब आपकी संख्या भी तो बढ़ रही है। तो क्या व्यक्तियों की संख्या में विकास होना वृद्धि नहीं कहलाता है? एकदम कहलाता है। तो इसका मतलब सर ग्रोथ का मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है जीवों के भार में विकास, जीवों के द्रव्यमान में विकास तथा जीवों के संख्या में विकास वृद्धि कहलाता है। बात समझ में आए? वृद्धि का डिफिनेशन कैसे बोलिएगा? तो सर जीवों के द्रव्यमान, बाबू कॉपी में लिखने में भरोसा नहीं करना है। हेलो, इसलिए क्लास में कंसंट्रेट रहिए। यहाँ देखिए, जरूरी नहीं है कि कॉपी में हर चीज लिखा हुआ रहना चाहिए, छूट भी जाए लिखने में तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो आप लिखते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन पहले जरूरी है समझना। क्योंकि समझे रहिएगा तो किसी दूसरे कॉपी से भी फोटो खींच के ले जाइएगा घर पे ना, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं समझे हुईगा, खाली लिख के पहले ही रख लेने से कोई फायदा नहीं, इसलिए समझिए। अभी याद करिए यहाँ पे ग्रोथ कैसे बोलिएगा, वृद्धि को कैसे बोलेंगे सर? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति या जीव, यानी इसका मतलब हुआ कि जीवों के भार में यानी द्रव्यमान में विकास तथा जीवों के संख्या में विकास वृद्धि कहलाता है। ठीक है, चलिए तो एक बात बताइए, तो अगर भार में विकास की बात अगर हम लोग करें, मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए हम इस
कुछ वैसा चीजें लें जिसमें आप लोग दिमाग नहीं लगाएं। जैसे मान लीजिए कि ये कूलर है, यहाँ पे कूलर चल रहा है अभी। अच्छा, कूलर पे डस्ट लगा हुआ है अभी, डस्ट नहीं लगा हुआ है, मतलब फ्रेश है। अगर मान लीजिए कि हम इस कूलर पे अगर डस्ट लगा दें, सपोज मान लीजिए कि इस कूलर पे डस्ट लग जाए, ये जो कूलर आप देख रहे हैं इस पे डस्ट लग जाए, तो डस्ट के कारण क्या होगा, मैंने 6 महीने के लिए इसको छोड़ दिया जाए वैसे ही, तो 6 महीने जैसे ही इसको छोड़िएगा इसके ऊपर क्या होगा, डस्ट बैठने लगेगा। और डस्ट बैठने के कारण पहले से इसका वजन अगर मान लीजिए सपोज 50 केजी का है, तो इसका वजन बढ़ के 52 केजी जरूर होगा। मतलब 2 केजी का तो डस्ट इसके ऊपर में बैठ जाएगा भाई, तो इसके कारण इसका वजन बढ़ेगा कि नहीं, तो वृद्धि हुआ कि नहीं। सर आप तो अभी बताए हैं हम लोग को कि भार में विकास, यानी अगर भार बढ़ जाए, यानी वजन अगर बढ़ जाए, तो वजन के बढ़ने के कारण क्या होता है, विकास हो जाता है। यानी अगर वजन बढ़ा मतलब ये विकास हुआ, तो वजन तो निर्जीव में भी तो बढ़ सकता है। इसका मतलब कि निर्जीवों में भी वृद्धि होता है, सिर्फ सजीव में वृद्धि नहीं होता है, सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी वृद्धि होता है। बाबू जैसे आप ये देखिए होइएगा, पर्वतों को देखे होइएगा, माउंटेन, आप कैन सी एट का एग्जाम्पल है। माउंटेन जो होता है पर्वत, उसमें भी वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। कैसे, तो पर्वत के ऊपर में चट्टाने टूट के गिरते रहती है, पेड़ पौधे टूट के गिरते रहते हैं, जिसके कारण उसकी जो हाइट होता है, उसके हाइट धीरे धीरे, अगर मान लीजिए इतना का है, तो ये चट्टान टूट के गिरा तो ये धीरे धीरे हाइट इसका बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से विकास हो रहा है कि नहीं इसमें। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि सर विकास तो सजीव में भी होता है, सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी होता है। तो जैसे निर्जीव में जुड़ गया मतलब ये अपवाद आ गया। अगर वृद्धि सभी सजीव में होता और केवल सजीव में होता, तब आप इसको ग्रोथ को क्या बोलते कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या अब ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलिएगा, नहीं बोलेंगे। तो यानी ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर में आइए बाबू। दूसरा नंबर में क्या है, रिप्रोडक्शन। सर अगर हम बात करें जनन का, तो जनन को भी हम परिभाषित गुण बोलेंगे कि नहीं। अब कैसे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उसको समझिए। तो जनन का मतलब होता है बाबू अपने समान संतान को उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। तो ये बात तो अभी हम आपको बताएं कि जनन सभी सजीवों में होता है, सॉरी जनन सजीवों में ही होता है, निर्जीव में नहीं होता है, सिर्फ सजीव में होता है, लेकिन सभी सजीवों में नहीं होता है। जैसे आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए कि देखिएगा बाबू, अभी नहीं लिखिए, बोर्ड पे समझिएगा। जैसे म्यूल यानी खच्चर, खच्चर का निर्माण कैसे होता है जी। खच्चर का निर्माण होता है सर जब डंकी का क्रॉस किसके साथ हो, मेयर के साथ हो। डंकी मतलब हो गया क्या, गधा। और इसका क्रॉस जब मेयर के साथ, मेयर मतलब घोड़ी, जब इसका क्रॉस घोड़ी के साथ होगा, यानी कि गधा का क्रॉस जब घोड़ी के साथ होगा, तब म्यूल यानी कि खच्चर उत्पन्न लेगा, खच्चर का जन्म होगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या। खच्चर का निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे होगा जी खच्चर का निर्माण। चलिए, तो खच्चर का निर्माण होता है सर जब गधा और घोड़ी का क्रॉस होगा। मेल गधा, गधा मतलब मेल हो गया, और घोड़ी यानी कि फीमेल हॉर्स। ठीक है, तो यानी घोड़ी जब होगी तो उसके साथ म्यूल का निर्माण होगा, तो ये खच्चर अपने संतान को उत्पन्न नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद उसी तरह से म्यूल के बाद आप आ जाइए जैसे हिमी पर, HIMY, हिमी इसको पढ़ते हैं। हिमी का क्रॉस किसके किसके बीच होगा, तो अब बदल जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ हो जाएगा हॉर्स यानी घोड़ा। घोड़ा का जब क्रॉस किसके साथ हो सर, जब ये फीमेल डंकी यानी गदही के साथ हो, फीमेल डंकी के साथ, फीमेल डंकी के साथ हो, यानी जब घोड़े की शादी फीमेल गदही के साथ होगा, घोड़ा की शादी, तब उसे हिमी उत्पन्न लेगी। ठीक है, हिमी ये खच्चर के जैसा ही भी दिखती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और आता है जैसे लाइगर, LIGER। अच्छा बाबू आप एक बात बताइए, लाइगर जो आप बोल रहे हैं, तो पहले क्या आ रहा है, लायन। ठीक है, तो पहले लाइगर, LION से लायन, यानी इसमें मेल हो जाएगा क्या, लायन, शेर, माने मेल लायन।
बात समझ में आया? यानी मेल लायन का क्रॉस फीमेल लाइगर, गर यानी टाइगर, बात समझ में आया? तो फीमेल टाइगर, अरे आया समझ में? लाइगर का निर्माण कैसे होता है? तो सर लाइगर का निर्माण मेल लायन और फीमेल टाइगर के मिलने से होता है, लाइगर। अच्छा एक है टाइगोन, टाइगोन में पता चल जाए पहले ही TIG, यानी पहले मेल क्या हो जाएगा इसमें, अब बोलिए सर, मेल टाइगर का क्रॉस फीमेल लायन के साथ होगा, फीमेल फीमेल लायन के साथ होगा, तब जाकर इससे क्या उत्पन्न होगा जी, टाइगोन का निर्माण होगा। ये लोग अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो एक बात बताइए, जब ये लोग अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो ये सजीव ही ना है जी, निर्जीव तो नहीं है, सजीव है। तो इस तरह से आप क्या बोलिएगा कि प्रजनन जो है ये सजीवों का परिभाषित गुण है, क्या बोल पाइएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, यानी कि सजीव का परिभाषित गुण जनन नहीं है, क्योंकि जनन सजीव में तो होता है लेकिन सभी सजीवों में नहीं होता है। अच्छा एक चीज और बताइए, तो सर ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और उसके बाद क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाले सभी तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, यानी सभी तरह के रासायनिक अभिक्रिया को अगर जोड़ लिया जाए अपने शरीर के अंदर का, तो उसी को उपापचयन कहेंगे। उपापचयन सभी सजीवों में होता है, ऐसा कोई सजीव नहीं है जो उपापचयन नहीं करे, सब में होता है, यानी कि ये परिभाषित गुण है। उपापचयन कभी भी निर्जीवों में नहीं होता है। अच्छा उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद हो जाएगा कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस जो होता है यानी चेतना, बाबू चेतना कोई भी निर्जीव में नहीं होगा, सिर्फ सजीव में ही चेतना होगा, और चेतना सभी सजीव में ही होता है, किसी भी निर्जीव में चेतना नहीं होता है। ठीक है, सजीव में होता है। तो क्या चेतना को परिभाषित गुण बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक क्या है जी, एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बाबू कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन का मतलब होता है जितने भी सजीव हैं, क्या सबके सब सजीव कोशिका से संगठित होकर बना है? जी, सभी सजीव जो है कोशिका के मिलने से बना है, इसीलिए हम इस कोशिकीय संगठन को भी हम क्या कहते हैं, परिभाषित गुण बोलेंगे। अब इसमें से वो अलग से हम आप लोग को नीचे लिखवा देंगे, देख लीजिएगा। देखिए बाबू, ग्रोथ से लेकर ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दो गो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी परिभाषित गुण नहीं है, इसका मतलब हुआ। बाकी ये तीनों के तीनों जो आप देख रहे हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। यानी इसका मतलब हो गया परिभाषित गुण है, और इसमें लिख लेंगे परिभाषित गुण नहीं है। चलिए नया वाला नीट का क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीदिएगा। नया वाला क्वेश्चन बैंक जो है वो अपडेट किया है, तो अपडेट किया है मतलब जो टॉपिक NCERT से हट गया है अब वो भी नहीं दिया है, क्योंकि अब वो नहीं आएगा। तो जब नहीं दिया है, बुक से हटा दिया है, तो इसका मतलब इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनवाया जाएगा तो कोई ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बोलिएगा कि नहीं बन रहा है, क्योंकि जो नहीं दिया है बुक में वो तो हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। कहीं अगर
पुराना बुक रखे होइएगा तब तो उसमें टॉपिक होगा, तब तो दिक्कत करेगा, फिर आप कहिएगा नहीं बन रहा है। तो इसीलिए अपडेटेड बुक लेना है सबको। मार्केट में भी नहीं आया है। हो गया। अब इधर नीचे वाला भी पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि कौन कौन अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा नीचे करें। क्या जी आप बार बार मोबाइल निकाल रहे हैं, अंदर रखिए उसको। क्या आप लोग भी सीख के आते हैं बताइए? क्लास में बैठ के फोन निकालने में शर्म नहीं आ रहा है ऐसा? ये जितना भी आप लिखे हैं दे, इसमें एरो खींचकर बाद में लिख लीजिएगा दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी ये जनन या सुनिए ना, एक काम लिखिए, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी ये अपने संतान को या अपने शैतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, ये अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
ऑफ स्प्रिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं संतान, यानी अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। जितना का नाम आप देख रहे हैं ये संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। है तो जनन ये लिविंग ही है, तो सजीव ही, लेकिन फिर भी ये अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। हिमी को हिमी बोलेंगे, ठीक है। लाइगर, टाइगॉन, वैसे नाम से आपको बोलना है। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी? ये हॉर्स, फीमेल डोंकी, फीमेल डोंकी मतलब हो गया मादा गदही, गदही उसको बोलेंगे सीधे गदही। अब मेयर मतलब घोड़ी तो लिखी थी है। मेल लायन, फीमेल टाइगर, फीमेल टाइगर मतलब बाघिनी, अब मेल लायन मतलब शेर। अब मेल टाइगर यानी बाघ बाघ, अब फीमेल लायन यानी शेरनी, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत होगा अगर वर्ड मीनिंग में तो गुड इंग्लिश खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को पढ़कर आना है और इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट शेयर कर देंगे।